बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आपको पता है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, उसको डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है, इस वीडियो का हम सीक्वेंस वाइज पीछे से चलते आ रहे थे और सीक्वेंस वाइज जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ब्रीफ डिस्कशन के साथ अपनी आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े सा आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप ये सारा चैप्टर टॉपिक खुद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद अगर इसकी मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो व्हाट इज मीट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कहते हैं द स्पेस अराउंड। मैं लिखता हूँ डेफिनेशन फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द स्पेस around the earth in which the space around the earth in which gravitational force in which its gravitational force act on in which its gravitational force acts on is called gravitational field। ठीक है, कहते हैं स्पेस, जमीन के ऊपर वो स्पेस या उतनी स्पेस जहां तक जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्ट कर सके उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कि यानी लिमिट्स कह सकते हैं कि जो जमीन की वो बाउंड्रीज, ठीक है, अर्थ सरफेस या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वो बाउंड्रीज जहां तक वो एप्लीकेबल है, ठीक है, जहां तक उसका असर पहुंच सकता है वहां तक स्पेस में जो पॉइंट आता है सारे के सारा, ठीक है, जो स्पेस में एरिया आता है वो सारा एरिया क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसी दायरे के अंदर है करी होगी सारे अंदर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इसी सर्कल के अंदर ही लगेगी। लेकिन जो ही अगर इस सर्कल से आउटवर्ड मूव करते हैं आप, ठीक है, इस सर्कल से बाहर जाते हैं तो इस सर्कल से बाहर जाने का मतलब ये है कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चलेंगे। अगर आप इस सर्कल से बाहर चले जाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आप क्या है इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड से आउटवर्ड हो गए हैं, ठीक है, आउटवर्ड चले गए हैं। इस वजह से आपके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हदबंदी थी या जो उसकी जो बाउंड्री थी वो सिर्फ इस सर्कल तक थी। ठीक है, तो सेम इसी तरह के जमीन के ऊपर स्पेस में जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है उतना कहलाता है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन थी ग्रेविटेशनल फील्ड की कि स्पेस में वो मुकामात, वो पॉइंट, वो जगहें या वो एरिया जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सके उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कहते हैं साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, साइन कन्वेंशनल फॉर वर्क डन। साइन कन्वेंशनल फॉर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन के लिए जो साइन कन्वेंशनल हो गए वो कितने किस तरह आते हैं उसको डिस्कस करना है अभी हमने। कहते हैं इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज पॉजिटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होगी तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी अगर आप स्पेस की बात करें,
स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ज़मीन की वो ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ होनी है, ठीक है। यानी जो ज़मीन की कशिश की फोर्स है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये मार्कर मैं यहाँ से फेंकूं नीचे जाएगा, तो इस वक्त यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल है। तो इस वक्त जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसी का हम रेसिप्रोकल कर लें, यानी जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, यानी कोई जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की सीमत में है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर फोर्स की सीमत के अपोजिट है तो वर्क डन इज नेगेटिव। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क डन इज जीरो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस वक्त जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो ज़मीन की जो कशिश है वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो आपके पास आंसर बनेगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो जीरो आता है, ठीक है। अब इसकी मैं लिख देता हूं ये वाले पॉइंट्स। इफ डिस्प्लेसमेंट cover in the direction of gravitation in the direction of gravity, then work done is positive। ठीक है, आगे इसी का उलट अगर आप करते हैं, रेसिप्रोकल इसका ले लें। इफ वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इज कवर, इफ डिस्प्लेसमेंट कवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज कवर इन opposite direction of gravity, then work done is negative। तब जो वर्क डन होगा वो आपके पास वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। थर्ड केस कहते हैं इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू, if displacement is perpendicular to gravity, परपेंडिकुलर हो जाए ग्रेविटी के, then no work is done, यानी वर्क डन इज जीरो, then no work is done, that is जीरो। और इस वक्त जो आपके पास वर्क डन आएगा वो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तीन केसेस से आपके पास, पहला केस आपने पढ़ा कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो रहा हो, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन पॉजिटिव। अगर ऑपोजिट आ जाए डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन थे तीनों, आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। एज MCQ ये बातें पूछी जा सकती हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये वाली बातें पूछी जा सकती हैं। फिर कहते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है वो किस तरह होता है, उसको ब्रीफ डिस्कस करना है हमने। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कि आपके पास एक बॉडी है उसका मास m है। द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है। वो जो बॉडी है
उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। वो जो बॉडी आपके पास आ रही है, बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मुख्तलिफ पाथ्स को फॉलो करते हुए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट जो उसकी वेलोसिटी है वो यकसा होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए हर पाथ के लिए, ठीक है। कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सपोज आपके पास कोई एक बॉडी थी, ये मैं डायग्राम एक साइड पे बना रहा हूँ क्योंकि हमें ये बार बार जरूरत पड़नी है, ठीक है। अगर मैंने इधर बना दी फिर हमें रेज करना पड़ेगी और हमारा काम डिस्टर्ब होगा। ये मैं इसको एक साइड पे बना रहा हूँ, आपने इसको साइड में नहीं बनाना, आपने इसको अपने टॉपिक के साथ ही बनाना, क्योंकि इधर मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझाने वक्त आपको मुझे फिगर को फॉलो करना पड़ेगा, मैं रेज करनी पड़ेगी मुझे। तो अभी मैं रेज नहीं करनी, मैंने इसको इस वजह से एक साइड पर बनाने जा रहा हूँ। कहते हैं कि आपके पास सपोज एक बॉडी थी, ये उसका पॉइंट था ए, इस डायरेक्शन में वो मूव की, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास ए, ये पॉइंट आपके पास आ गया पॉइंट बी, ठीक है। एक बॉडी थी, बॉडी कहाँ से कहाँ तक गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। सपोज यहां से लेकर ठीक है, ये इसके पास इसके डिफरेंट पाथ्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये इसके डिफरेंट पाथ्स आ रहे हैं, ठीक है। पाथ ये वाला ए से बी, फिर ए से सी, फिर यहाँ ए से डी भी आपके पास ये आपके पास ये पाथ आ सकते हैं, ठीक है। आपने इसको क्या लिया पाथ 1, ये वाला आपके पास आ गया पाथ 1, ठीक है। पाथ 1, ये वाला आपके पास क्या आएगा पाथ 2, ठीक है। यहां से यहां तक का पाथ 1, ठीक है। ये भी आपके पास जो पाथ आ रहा है वो पाथ 1 आ रहा है, ठीक है। ये वाला पाथ 2, ठीक है, पाथ 2, ये वाला भी आपके पास जो आ रहा है वो पाथ आ रहा है 2, और ये जो सेंटर वाला पाथ आएगा ये आएगा पाथ 3, ठीक है। 3 पाथ आ गए, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3, ठीक है। अब इस केस में आपके पास जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को होगी, ठीक है। यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, फिर यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेगी और यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पर जो बॉडी का वेट आ रहा है वो आ रहा है mg इस तरफ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास एक डायग्राम बन गई, ठीक है। एक बॉडी है, उसका मैस m है, उसने फ्रॉम पाथ पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक डिस्प्लेस होना है, मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन 3 डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए जाना है सेपरेटली, पहले पाथ 1 को, फिर पाथ 2 को, फिर पाथ 3 को। इन तीनों केसेस में क्या फर्क आएगा ये हमने डिस्कस करना है बेसिकली इसमें, ठीक है। पहले आपके पास आ गया पाथ 1 जो कि था ए डी बी, ए से डी फिर डी से बी वापस, ठीक है, पाथ 1 ये आ गया। फिर पाथ 2 था ए से सी, फिर वापस सी से बी, ये पाथ 2 आ गया। फिर पाथ 3 आपके पास आ रहा है ए से डायरेक्ट बी, ठीक है। तो इन तीनों पाथ्स को हमने डिस्कस करना है डिटेल के साथ, ठीक है। अब पहला जो पाथ है उसको हम डिस्कस करेंगे, कहते हैं लेट अस कंसीडर अ बॉडी, let us consider a body of mass m, ठीक है। द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी, द बॉडी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रही है, द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। पॉइंट ए टू बी उसने डिस्प्लेस होना है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने मूव करना है, ठीक है। फिर कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, ग्रेविटेशनल फोर्स acting on body, gravitational force acting on the body
इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो आपके पास से आ रही है, जो मैंने एरो के साथ शो की हुई है mg। ठीक है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसकी यहाँ तक समझ आई होगी। सबसे पहले अभी तक हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन की, फिर उसके जो साइन आ रहे हैं वर्क डन के लिए उनको डिस्कस किया, फिर उसके बाद वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए जो डायग्राम थी वो बनाई गया। हमने कहा कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है, वो एक बॉडी है उसका मैस m है, उसने पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करना है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस केस में जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल आ रही है, F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब जो स्टूडेंट हमारा मेन काम स्टार्ट होने जा रहा है, पहला काम पाथ वन। ठीक है, पाथ वन आपके पास क्या आ रहा है, वर्क डन अलोंग पाथ ADB, वर्क डन अलोंग ADB। जो आपके पास पहला पाथ है उसको हमने डिस्कस किया हुआ था, रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है, वो क्या आ रहा है, A से D से वापस B। ठीक है, जो बॉडी है पॉइंट B पर पहुंचना है उसने, A से D जाएगी, D से फिर जाएगी B के ऊपर। कहते हैं WADB किसके बराबर आएगा, W इज ADB, यानी वर्क डन ADB इज इक्वल टू WAD प्लस WDB। ठीक है, अगर इन दोनों वर्क डन को आप प्लस कर देंगे, ठीक है, दोनों वर्क डन को प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो टोटल के बराबर आएगा, A से D, फिर D से कहाँ जा रहा है, B के ऊपर। आपने इन दोनों को अलग से निकालना है, अलग से निकालने के बाद फिर वैल्यूज को पुट करके टोटल वर्क डन अलोंग WA से D आपने फाइंड करना है, ADB। अब कहते हैं नाउ A से D जब वो गया, नाउ WA टू D, WA से किधर जा रहा है D, वो किसके बराबर आएगा, कहते हैं mg, A से D mg। ठीक है, साथ आ रहा है AD cos 90 डिग्री, AD cos 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, mg क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि जो फोर्स का कंपोनेंट है वो फोर्स का कंपोनेंट क्या है आपके पास, mg है, जैसा कि हमने इधर कहा, यानी जो वर्क डन था वो बराबर होता है F डॉट D, लेकिन इस केस में जो आपके पास F आ रहा है F इज इक्वल टू mg। ठीक है, और AD जो है वो D के बराबर आ रहा है, क्या यानी इस केस में आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू FD कॉज ऑफ थीटा, और इस केस में आपके पास जो F है F इज इक्वल टू mg एंड D इज इक्वल टू AD, कि जो डिस्प्लेसमेंट है F तो फोर्स थी और डिस्प्लेसमेंट D वो क्या हुआ कि जितना उसने फासला तय किया वो आपके पास AD आ रहा है। तो आपने क्या किया, फार्मूले में F की जगह mg पुट कर दिया, D की जगह AD पुट कर दिया cos 90। अब देखें AD cos ऑफ थीटा आ गया, तो इधर थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है स्टूडेंट 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपने देखना है A से D, D से B। इस केस में आपके पास जो एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान वो बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए आपने क्या पुट करना है, वो आप पुट करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, mg देखिए mg फोर्स इधर को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हो रहा है, यानी अगर इस केस को देखें mg नीचे डाउनवर्ड आ रही है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इस केस में आ रहा है A से D। तो इन दोनों का रिलेशन देखिए, कौन सा रिलेशन बन रहा है, दोनों का रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रिलेशन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है 90 डिग्री का। तो आपने cos 90 पुट किया तो वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, W A से D इज इक्वल टू mg इंटू AD इंटू 0। तो 0 के साथ आप जिस मर्जी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। W A से D इज इक्वल टू 0। पहली बात आपके पास ये आ गई कि अलोंग वर्क डन अलोंग A टू D इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने कहा था कि अगर साइन कन्वेंशन की बात की, इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, ठीक है,
जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जो होता है वो जीरो आता है। तो हमने ये मैथमेटिकल भी प्रूव कर लिया इधर ये बात। फिर कहते हैं W D से B। नाउ W D से B, D से B के लिए आपके पास mg तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हो रहा है D से B, D B cos ऑफ, अब देखिए जो mg आपके पास आ रहा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और जो बॉडी ऊपर जा रही है वो भी क्या है, वो ऊपर जा रही है, यानी ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ रही हैं। जैसे फोर्स जो है वो फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपके पास आ रही है 90 इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ रही हैं। और स्टूडेंट्स हम वी नो दैट कि एंटी पैरेलल के लिए जो हम एंगल लेते हैं वो एंगल लेते हैं 180 डिग्री का। एंटी डिग्री का आंसर जो आएगा इधर वो 180 डिग्री आएगा। क्या बात मैंने बताई कि जब भी आप एंटी पैरेलल का एंगल लेंगे वो एंगल आएगा 180 डिग्री। अब देखिए ना, mg जो एक्ट कर रही है वो नीचे की तरफ है और जो बॉडी मूव कर रही है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। तो एंटी पैरेलल के लिए आंसर आ गया 180, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, ठीक है। जो d था ये इसको हम कह सकते हैं हाइट भी कह सकते हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट इधर करना है, इसको हम h भी कह सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो आपके पास D से B या A से C है उसको आप H भी कह सकते हैं। अब इस केस में आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, W D से B इज इक्वल टू mg एज इट इज, इसकी जगह आ जाएगा h और साथ 180 की जगह -1। चूंकि हमें पता है जो cos -1 है वो किसके इक्वल आता है, cos 180 किसके इक्वल आता है -1 के। तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन आएगा W D से B इज इक्वल टू -mgh, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि हमने टोटल वर्क डन निकालना था WAB, अब इस फार्मूले को यूज करें, WADB इज इक्वल टू WA से D प्लस WD से B। अब इनकी अगर आप वैल्यूज को पुट करें, ये आपके पास आंसर आया था 0, A से D, सॉरी ये आपके पास आंसर आया था -mgh। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से कोई चीज माइनस करें वो एज इट इज आ जाती है -mgh। आपके पास जो WADB आएगा वो आपके पास आ रहा है -mgh। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पाथ 1। पाथ 1 के अलांग जो डिस्टेंस कवर हुआ था, ठीक है, या जो वर्क डन हुआ था वो कितना आंसर आया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अगर दूसरे पाथ को डिस्कस करें, हम दूसरे पाथ को इधर डिस्कस करते हैं। पाथ 1 का जो आंसर आया स्टूडेंट, टोटल वर्क डन जो हुआ था वो आया नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि W इज इक्वल टू -mgh के इक्वल आपका आंसर आ रहा है। अब पाथ 2, पाथ 2 क्या आएगा, पाथ 2, और वो क्या है, पाथ 2 आपके पास आएगा स्टूडेंट A से C और C से B, A से C और C से B, पाथ 2 अलोंग ACB, ठीक है। ACB को अब डिस्कस करना है हमने, सारे तरीकाकार इसी को फॉलो करना है हमने, ठीक है। पहले जो बॉडी है वो जाएगी A से C तक, C से बाद वो जाएगी B के ऊपर, ठीक है। A से C, C के बाद वापस जाएगी B के ऊपर, यानी
जिस तरह पहले ए से डी गई, डी के बाद वापस वो बी पे गई, लेकिन इस केस में पहले हाइट को तय करेगी, बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करेगी। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं अगर इस केस का वर्क डन लिखें तो वर्क डन होगा WACB इज इक्वल टू WA से C, पहली बात A से C प्लस WC से B। इन दोनों का डिफरेंट आप वर्क डन कैलकुलेट करके एडअप करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आएगा इस केस के लिहाज से। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहले आप निकालेंगे WAC, WA टू C इज इक्वल टू, अब देखें फोर्स वही रहनी है, हर फार्मूले के लिए फोर्स आपने याद रखना है वो ही रहेगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। फोर्स जो आ रही थी आपके पास mg, जो फासला तय हो रहा है वो A से C हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट AC आ गया। अब इनका जो आपके पास एंगल बनेगा, एंगल दोबारा से देखें, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गई। एंटी पैरेलल के लिए आपके पास जो एंगल था वो बन रहा था 180 डिग्री का, तो दोबारा से आपके पास जो काज का वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री। और चूंकि AC आपके पास देखिए हाइट आ रही है, AC क्या थी हाइट, इधर भी हमने DB को कंसीडर कर लिया हाइट h, तो इधर भी हम AC को क्या कंसीडर करेंगे h, हाइट h लिखेंगे हम, तो आपके पास जो आंसर आएगा mg h इसकी जगह और साथ में आ जाएगा -1, तो WAC का टोटल आंसर आएगा -mg और साथ h। ये पहली वैल्यू आ गई वर्क के लिए। फिर दूसरी वैल्यू आपके लिए क्या आएगी, आपके पास दूसरा वर्क आपने कैलकुलेट करना है WC से B, ठीक है। नाउ WC से B इज इक्वल टू mg, तो एज इट इज फॉर ऑल द वैल्यूज फोर सेम है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास आ रहा है C टू B, यानी CB फिर cos। अब इस केस में एंगल देखें, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो फोर्स लग रही है वो नीचे उसके परपेंडिकुलर आ रही है, यानी इन दोनों का जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 डिग्री आएगा। तो वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0, WCB इज इक्वल टू mg इंटू 0, तो WCB C से B वो आ जाएगा 0, ठीक है। दो आंसर आपके पास आ गए। अब जो आपने टोटल मालूम करना था वो था टोटल WACB इज इक्वल टू WA से C प्लस WC से B। अब अगर आप वैल्यूज को पुट करें स्टूडेंट तो आंसर आएगा WACB इज इक्वल टू WAC क्या आया था -mg h प्लस 0, तो 0 को किसी भी टर्म में आप ऐड कर दें, आंसर आपका क्या आता है वही आंसर एज इट इज आ जाता है, यानी -mgh। जी आपके पास वैल्यू आ गई फॉर पाथ 2। पहली वैल्यू क्या आई -mgh, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। दूसरी वैल्यू क्या आई आपके पास -mg, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट हमने कंसिडर करना है पाथ 3, ठीक है। कंसिडर करें पाथ 3, वो है कर्व्ड पाथ। पाथ 3 आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है कर्व्ड पाथ, यानी यहां से स्टार्ट होके यहां तक वो गया एक कर्व को फॉलो करते हुए। तो इस केस में कहते हैं आपके पास, कहते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग कर्व पाथ डिवाइड द पाथ इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। इसके जो कुछ वर्टिकल स्टेप्स आएंगे और कुछ इसके हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आएंगे, ठीक है। चूंकि ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है, ना तो ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल बन रहा है ना तो ये कंप्लीटली वर्टिकल बन रहा है, यानी ये कंप्लीटली ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, बल्कि दोनों में पाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल भी बन रहा है और उसके साथ साथ वर्टिकल भी आ रहा है। तो इस केस के लिए हमें वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप मालूम करना पड़ेगा, फिर वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप मालूम करना पड़ेगा, फिर जाके इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी हम वो कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप। The path into horizontal and vertical distance। ठीक है, आगे वर्क अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। ठीक है, along horizontal steps। इसकी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है और उसको हमने डिस्कस करना है। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लिए कहते हैं वर्क डन अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, पहले वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल की क्लिक कर लेते हैं हम भी। अलोंग वर्टिकल स्टेप्स, वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप इज WV, यानी W वर्टिकल किसके बराबर आएगा, माइनस mg del y1 cos 180 डिग्री प्लस mg del y2 cos 180 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन mg del yn cos 180 डिग्री, जो कि mg फोर्स है। ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट है, साथ del y आ रहा है, del y1 आ रहा है पहला कंपोनेंट। ठीक है, फोर्स के उसका डिस्टेंस के लिए। फिर mg एज इट इज del y2 दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा पोर्शन आ जाएगा। इन सबको आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है, माइनस mg del y1 cos 180 cos 180 सब के लिए। तो आपके पास आंसर आएगा माइनस mg del y1 प्लस del y2 टू सो ऑन, फिर wab माइनस mgh। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहते हैं wb यानी w जो वर्टिकल आ रहा है, wb इज इक्वल टू mg del y1 cos 180 डिग्री up to so on mg del yn cos 180 डिग्री। यानी ये मेरे पास जगह शॉर्ट होने की वजह से मैंने सिर्फ एक स्टेप लिखा, आपने इनको बढ़ा के लिखा, यानी del y1 del y2 del y3 तक आप लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखते हैं कि WB यानी वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू mg एज इट इज। ठीक है, साथ 180 किसके बराबर आता है, 1 के, तो 1 का माइनस मैंने पहले लिख लिया del y1 प्लस अप टू सो ऑन माइनस mg del yn। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने कहा था, ये पढ़ा cos 180 का आंसर क्या आ रहा था, माइनस, तो माइनस का हमने पहले लिख लिया mgh। अब देखें जो y आ रहा है, y जो कि डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट हम लिख सकते हैं h। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस जो आपके पास आता है, पहले तो देखिए ये भी माइनस एम जी, बाकी जितने कंपोनेंट आएंगे इस टर्म में सारे के सारे क्या होंगे, माइनस एम जी होंगे। तो आपने क्या करना है, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा डेल वाई वन प्लस डेल वाई टू प्लस अप टू सो ऑन डेल वाई एन। तो ये इज इक्वल टू होता है एच के, तो आपके पास डब्ल्यू वी का जो आंसर आएगा माइनस एम जी एच के बराबर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एक डब्ल्यू वी का आंसर आ गया माइनस एम जी एच। फिर कहते हैं दिस वर्क डन इज अलोंग कर्व पाथ इज, आपके पास जो आंसर आया एम जी एच आया। अब डब्ल्यू ए से बी जाना है आपने, तो उसके लिए आपके पास डब्ल्यू हॉरिजॉन्टल जो आएगा वो आएगा आपके पास 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्यों 0 आएगा, चूंकि आपके पास देखिए हॉरिजॉन्टल ये लाइन बनी हुई है और साथ एम जी ये बन रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगे, यानी ये वाला केस आएगा। तो इस केस में आपके पास जो थीटा आता है वो आता है 90 डिग्री का, तो cos थीटा cos 90 डिग्री बराबर होगा 0 के, तो सारी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी 0, यानी वर्क अलोंग वर्टिकल स्टेप अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स W जो है WH इज इक्वल टू क्या आएगा
माइनस एम जी डेल वाई इंटू जीरो। तो आपके पास डब्ल्यू एच जो आ रहा है वो आ रहा है जीरो। तो अब आपने क्या करना है, टोटल वर्क डन अगर आप निकालें तो टोटल वर्क डन क्या होगा, ठीक है, द वर्क डन अलोंग कर्व पाथ, ठीक है, टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क अलोंग ए बी, ठीक है, ए बी पे जो टोटल वर्क होगा वो आगे डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू एच, ठीक है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, ये था आपके पास माइनस एम जी एच, ये था आपके पास प्लस जीरो। तो डब्ल्यू ए बी का आंसर क्या आया, माइनस एम जी और एच, ठीक है, कहते हैं इसको क्या है इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, equation number 2 and equation number 3, it is clear that if you travel from any path, path 1, path 2, path 3, the work done will be same for any path। यानी देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आंसर आया माइनस mgh। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, WACB, आंसर आया माइनस mgh। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, WAB, आंसर आया माइनस mgh, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इधर मैं लिख देता हूं from equation 1, 2 and 3, यानी जो वर्क डन होगा इज इक्वल टू W, पहले क्या था ABB प्लस WACB प्लस WAB, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं आपके पास, तो सारे का सारा आंसर आ रहा है mgh माइनस mgh। तो टोटल वर्क डन जो आपके पास आ रहा है वो वर्क डन आ रहा है माइनस mgh के इक्वल, ठीक है। टोटल आंसर आपके पास कितना आ रहा है, माइनस mgh के इक्वल आ रहा है। कहते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1, 2 and 3 it is clear that work done is independent of path followed and this represent that work done is independent of the path followed, कि जो रास्ता आप फॉलो करते हैं वर्क डन उसका जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर करेगा, ठीक है, उसके बाद डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, लेकिन रास्ते के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। चाहे आप जिस मर्जी रास्ते से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचे, आंसर आपका जो वर्क डन का आया वो सेम आया और वो इक्वल था माइनस mgh के, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास 3 पाथ को फॉलो किया गया, तीनों पाथ को फॉलो करते हुए जो आंसर आया वर्क डन का वो आंसर आया सेम, यानी एक जैसा आया। फिर कहते हैं वर्क डन अलोंग अ क्लोज, कि अगर क्लोज वर्क डन होगा तो तब इस केस में क्या बनेगा, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे ये रेस करना पड़ेगा, ठीक है, पहले स्टेप्स को। वर्क डन अलोंग आपके पास क्लोज आएगा तो क्या आएगा, इट इज, यहां तक स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था, मैंने पहले ही कहा था कि इस केस में आप सिर्फ कांसेप्ट लेना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट जरा भी नहीं है, सिर्फ आपने इधर से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके आपने सारा सवाल खुद ही से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। सिर्फ क्या आ रहा है आपके पास, एंगल को आपने याद रखना है, परपेंडिकुलर कब बन रहा है, हॉरिजॉन्टल कब है, उसके बाद एंटी पैरेलल कब बन रहा है, इस बात को आपने याद रखना, वैल्यूज को पुट करके आपने आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को पिक कर पाएंगे, ठीक है, समझ आ गई होगी और खुद सॉल्व करने की आप ऐप हो गए हैं। नेक्स्ट हमने मालूम करना है कि अगर क्लोज वर्क डन हो रहा हो तो तब उस केस में क्या बात आती है, क्या वर्क डन आता है, किस फॉर्म में आता है, इस चीज को हमने डिस्कस करना है अभी, ठीक है। कहते हैं वर्क डन अलोंग क्लोज्ड, work done along a closed work done वर्क डन along a close, कि जब क्लोज वर्क डन होगा तो क्या होगा उस केस में,
कहते हैं कंसीडर ए क्लोज पाथ ए डी बी ए, ठीक है, यानी पहले हमने सेपरेट किया डिफरेंटली ए से डी, डी से बी, फिर ए से सी, सी से बी, फिर ए से डी। अब कहते हैं क्लोज पाथ ले लें ए से बी, बी से बी, बी से सी, ठीक है, यानी क्लोज एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आप अगर आप इसको कंसीडर कर लें, ठीक है, एक पूरी रेक्टेंगल को कंसीडर कर लें आप। This body is moved from A to B, D to B, and then from B to A, and then from B to A, ठीक है, A B B A, बल्कि C को कंसीडर नहीं किया यहाँ तक, A से गई D पे, D पे गई B पे, B से वापस इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस अपने पॉइंट A पर आ गई, ठीक है, पहले पॉइंट इनिशियल पॉइंट A पर आ गई। कहते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ्स, जो टोटल वर्क डन होगा वो वर्क डन इक्वल होगा along the sum of along the path, ठीक है। कहते हैं along consider a closed path ADB, जो consider a closed path ADBA, ठीक है, ADBA। अब इस केस में कहते हैं अगर आप निकाले वर्क WAD निकालें इस केस में, तो WAD स्टूडेंट हम पहले भी निकाल सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। A से W, A से D, वो आपके पास क्या आएगा, माइनस mg AD, जो अभी आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, सारा हमने नोट किया था। W आपके पास टोटल आया था mgh के लिए इक्वल, वो आपके पास आ रहा है cos आपके पास आ रहा है इधर 90 डिग्री का था, ठीक है, क्योंकि जो एक का आंसर आ रहा था वो परपेंडिकुलर बन रहा था, परपेंडिकुलर होने पर ऐसे जो cos का आंसर था थीटा का वो 90 था, तो cos 90 वी नो दैट क्या होता है 0, तो होल आंसर क्या आ जाएगा 0, w a से d will be equal to 0। नाउ w d से b, w d से b, w d से b, ये हमने निकाला था mg, ठीक है, साथ आ रहा था d से b इज इक्वल टू cos 180 डिग्री, तो cos 180 किसके बराबर था, -1 के, mg ये था आपके पास h और ये था -1, तो आंसर जो w d से b का आया था वो आपके पास था -mg और h के, ये आपके पास एक आंसर आ गया w d से b। ठीक कहते हैं w b से a जब आप कर्व पाथ की बात करते हैं, ठीक है, कर्व पाथ के लिए w आपके पास है b से वापस आपने a पर आ रहा है और वो कर्व पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है, ठीक है, एंड फॉर द कर्व पाथ, फॉर कर्व पाथ वो है w a से b, w a से b इज इक्वल टू mg del y1 cos 180 डिग्री, ठीक है, cos 0 पुट कर रहे हैं ये भी डिग्री प्लस mg y1 del y2 cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन mg del yn cos 0 डिग्री। तो इसके लिए स्टूडेंट जो आंसर आ गया आपके पास mg w a से b mg और cos mg del y, ठीक है, एक स्टेप शॉर्ट करो, देखिए mg सब में आ रहा है, mg कॉमन आ गया, फिर वी नो दैट के cos 0 इज इक्वल टू 1, जो cos 0 की वैल्यू आती है 1 आती है, 1 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर एज इट इज आ जाता है, तो del y के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो del y1, del y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो del y2 प्लस टू सो ऑन del yn, और ये जो चीज थी del yn आपके पास आ रही है स्टूडेंट हाइट, ठीक है, तो आपने क्या करना है इसकी जगह h पुट कर देना है, wab इज इक्वल टू, इस केस में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो प्लस mgh का आ रहा है, ठीक है, माइनस इसमें कुछ भी नहीं है, आंसर आ रहा है mgh, ठीक है, आंसर आपके पास क्या आया mgh। तो अब इस केस में जो टोटल WADB आएगा, टोटल WADB
पास आ W A से B प्लस W D से B प्लस W A और साथ आ गया B। अब इसमें वैल्यूज को पुट करें W A D B A से D आया आपके पास स्टूडेंट 0, ये आपके पास D से B आया -mgh प्लस A भी आपके पास आया mg और साथ h, ये -mgh और प्लस mgh काट के बाकी रहेगा W A D B A is equal to 0, यानी total work done along a closed path is equal to 0। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप क्लोज पाथ में मूव करते हैं उस वक्त जो वर्क डन होता है वो वाला वर्क डन भी क्या होता है 0। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं will be 0। ठीक है, along closed path will be equal to 0। ठीक है, ये बात पहले हमने नहीं लिखी लेकिन अब हम ये कह सकते हैं तो वर्क डन along a closed path is equal to 0। अगर क्लोज पाथ में अगर आप मूव करते हैं तो उस केस में आपके पास जो वर्क डन आता है, जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 0। ठीक है, यानी कोई वर्क डन उस केस में नहीं होता जब आप मूव करते हैं क्लोज लूप में। फिर कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें तो कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क डन along a closed path is 0 is called conservative field। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड आपने याद रखना है वो क्या आपके पास आती है, कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क डन along a closed path is 0। द फील्ड in which work done along a closed path is 0। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी फील्ड कहलाती है? कंजर्वेटिव फील्ड स्टूडेंट्स वो फील्ड होती है जिसमें जो क्लोज्ड पाथ का वर्क डन आता है वो 0 आता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड और नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है वो जो दोनों में जो क्लोज पाथ को फॉलो किया जाता है, क्लोज पाथ के लिए जो आंसर आता है वो टोटल आंसर आता है वर्क डन का 0। यानी वर्क डन along a closed path in gravitational field and in electric field will be equal to 0 and this is called conservative field। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास टॉपिक जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, बहुत ही डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट की समझ भी आई होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर बनी है लेकिन इसमें वीडियो लेंथ बनाने का मकसद ये था कि आपको एक एक पॉइंट की समझ आ सके। ठीक है, अगर आप इसको बगौर देखेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो इस वीडियो में आपका मिस हो चुका हो। ठीक है, एक एक चीज को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉपिक आज का जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।